का साम्राज्य, मेरा मानना है कि यह हमेशा के लिए चलता रहता, क्योंकि वे वास्तव में सामुदायिक उन्मुख थे। इनका साम्राज्य ने अनोखी सत्ता स्थापित की। उनके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था। उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया और सभी सुरक्षित थे। यह एक समाज था जो लंबे समय तक चल सकता था। इनका साम्राज्य की उत्पत्ति क्या थी? खैर, शुरू में वे बहुत हिंसक थे, जैसे ज्यादातर लोग होते हैं। लेकिन जब उन्होंने कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने साम्राज्य बनाया। बाकी सभी केवल संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अपने पड़ोसियों पर हमला किया करते थे। लेकिन जिन लोगों पर इनका ने हमला किया, उन्हें उन्होंने इनका साम्राज्य में बदल दिया। साथ ही उन्होंने एक अविश्वसनीय मीता प्रणाली बनाई थी, जहां आप बारी बारी से काम करते थे। और उन्होंने सड़क प्रणाली बनाई ताकि वे श्रमिकों के समूहों को आगे पीछे ला सकें। तो मान लीजिए कि 5,000 लोगों के एक शहर में इनका एक सेना के साथ आते थे, जिसमें 1 लाख 2 लाख लोग होते थे, और कहते थे, क्या आप लोग साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि हम आपको साम्राज्य के किनारे तक ले जाएं? और अगर आपके मेयर यहां सहमत हैं, तो वह एक शहर हो सकता है, वह कुछको में एक घर हो सकता है। और फिर अगले ही महीने एक काम करने वाला बड़ा दल आता और वे एग्रीकल्चरल टेरेस और स्टोरेज यूनिट्स का निर्माण शुरू करते थे। हर महीने खेती में जो कुछ ज्यादा बचता था, उससे वे बड़ी पार्टियां करते थे और हर कोई मजे से खाता था। इसलिए लोग इनका साम्राज्य में अच्छी तरह से रहते थे। शुरुआत थोड़ी कठिन थी, लेकिन जो भी इसका हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए, उन्हें तुरंत बहुत सारे संसाधन और सुरक्षा प्राप्त हुई, जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका में पेरू और कुस्को से शुरुआत की। कुस्को इसका केंद्र जैसा था। उनकी भाषा में कुस्को का मतलब होता है केचुआ, या हम नाभि या बेली बटन भी कह सकते हैं। और यह पहाड़ों में है, लेकिन वहां 4 क्वार्टर हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य को तिवानतिनसुयु कहा, यानी 4 क्वार्टर की भूमि, और उन 4 क्वार्टर का केंद्र कुस्को था। मुझे लगता है कि यह शायद लगभग 1200 ईस्वी में जीवन में आया था। हाँ, हम पीछे की ओर अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या था, लेकिन यह शायद 1200 के मध्य की बात होगी, जब पहला सापा इनका या पहला शासक आया होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि यह नौवां था, शायद पचकुती, जिसने वास्तव में साम्राज्य निर्माता बनना शुरू किया। जैसा कि आपने कहा, साम्राज्य को वास्तव में परिभाषित करने वाली चीजें थीं सड़कें। उन्होंने एक विशाल सड़क नेटवर्क का निर्माण किया। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रणनीति ठीक वैसे ही थी जैसे रोमन साम्राज्य की थी। वे जिस भी जगह कब्जा करते, वहां कुछ महत्वपूर्ण रोमन वास्तुकला के तत्व जोड़ते, जिससे वह शहर रोमन पहचान लेने लगता। फिर वे उसका नाम भी बदल देते, जिससे वह पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाता। इनका लोगों ने भी ऐसा ही किया था। उनके पास कुछ खास सिग्नेचर इनका आर्किटेक्चर थे, जिसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से में बनाते थे। और वो कीपू कमायक भेजते थे, जो कि कीपू बनाते थे अकाउंटेंट्स की तरह, और वो सब कुछ चेक करते थे। अच्छा, तुम अच्छे किसान हो, तुम खेती करोगे, तुम अच्छे बुनकर हो, तुम कपड़े बुनोगे, और सारे आदमी बारी बारी सेना का हिस्सा बनेंगे। और फिर वो इंडिपेंडेंट क्विपू कमायोक्स भी भेजते थे। हर कम्युनिटी में 5 या 6 होते थे, जिन्हें एक दूसरे के साथ काम करने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने कीपू वापस कुस को भेजने होते थे। और अगर कोई अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज होती थीं, तो उन्हें कुस को बुलाया जाता था, ये पता करने के लिए कि कौन झूठ बोल रहा है। ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। हाँ, ये कीपू था, और स्पेनिश लोग जो कुछ समझ सके उसे लिख लिया और फिर सब जला दिया। ये तो किसी भी एम्पायर के लिए बहुत दिलचस्प विकास है, क्योंकि इससे आप एक्सपैंड कर सकते हैं और चीजों को कुछ हद तक मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वे आखिर में ऐसा नहीं कर सके। वे कम से कम 1 करोड़ लोग थे, और बिना किसी सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के ये संभव नहीं था। इनका का सामना एज़टेक से होता तो कौन जीतता? इनका मतलब एस्टेक्स तो साइकोटिक थे, लेकिन इनकस के पास बहुत रिजर्व्स थे, और वो हिम्मत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते थे। इनका साम्राज्य में आने के बाद सिर्फ एक ही चीज थी जिससे लोग नाराज होते थे, किसी वजह से। वैसे तो हर चीज पर सबका अधिकार था, लेकिन लामास के साथ ऐसा नहीं था। लामास बस राजा के होते थे। तो कुछ लोग तो शहर में सिर्फ लामास की देखभाल करने के लिए रहते थे, लेकिन अब लामा पर उनका हक नहीं था, और लोग अपने लामा से बहुत जुड़े होते थे। आज भी वो उन्हें परिवार की तरह मानते हैं। तो यह ऐसा ही है
कि कोई आकर कहे कि सबके पालतू कुत्ते अब मेरे हैं। इससे लोगों को बहुत बुरा लगा। मतलब लामास को तो डोमेस्टिकेट किया गया होगा ना, कभी ना कभी, मुझे नहीं पता कब, लेकिन बहुत पहले। हमारे पास रॉक आर्ट है जिसमें समय के साथ बदलाव आया, जिन्हें देखकर पता चलता है कि पहले तो लोग उनका शिकार करते थे, फिर आर्ट में लोग प्रेग्नेंट लामा के पास खड़े दिखाई देते हैं। तो आर्केइक पीरियड में ही वो दोस्त बन गए थे। लेकिन अगर आप आओ और उन्हें अपना बना लो तो फिर? हाँ, इससे तो सब नाराज हो गए। किसी वजह से इनकास ने सबके लामास को अपना बना लिया और वो जो चाहते थे ले लेते थे। उनमें से बहुत से तो उसी दिन कस को भेज दिए जाते थे और वो उनकी मम्मीज भी ले जाते थे। ये तो अजीब बात थी। सब लोग तो मरने वालों का शोक मनाते हैं, लेकिन इनकास तो इसे मानते ही नहीं थे। वो मम्मीज तो अभी भी थीं। ठीक है, कोई मर गया, लेकिन देखो उसने कपड़े पहने हैं, वो पार्टी में है, उसके सामने बियर रख दो। वो लोगों को ममीज की तरह रखते थे। तो हर गांव की ममीज को, यानी साम्राज्य में शामिल होने का मतलब ये था कि तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट मम्मीज को अब कुस्को में एक सुंदर घर मिलेगा। और वो उन मम्मीज को कुस्को ले जाते थे ताकि अब कुस्को उनके बिलीफ सिस्टम का केंद्र बन जाए। हाँ, इससे तो लोग नाराज होंगे ही, लेकिन यह भी तो एक जोरदार तरीका है ये कहने का कि जिन एंसेस्टर्स की तुम पूजा करते हो वो अब राजधानी में है। उनका ओहदा बढ़ गया है। हमने उन्हें चुराया नहीं है। हमने उन्हें सम्मान की एक नई जगह दी है और आप उनसे मिलने कभी भी आ सकते हैं। और वो आते भी थे। उनके फेस्टिवल्स होते थे जिनमें पूरे इनका साम्राज्य से लोग कुस्को आते थे। और ऐसी कौन सी सिविलाइजेशंस थीं जो मम्मीज बनाती थीं? इनकास तो पक्का लोगों को मम्मीफाई करते थे और वो भी मिस्र वालों की तरह ही अंग निकालकर शरीर को तैयार करके करते थे। वो कैविटी में स्ट्रॉ भरते थे और फिर मम्मीफाई करते थे। लेकिन मायंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनफैक्ट मायंस तो जानबूझकर कब्रों में पानी भर देते थे ताकि त्वचा कंकाल से जल्दी अलग हो जाए। और फिर वो कब्र खोदते थे। वो जंगल के बीच रहते थे, तो कीड़े मकोड़े भी इसमें मदद करते होंगे। लेकिन फिर वो हड्डियां निकालने के लिए वापस कब्र में जाते थे। वो कब्र खोदकर हड्डियां निकालते थे और उन्हें लाल सिनाबार से रंगते थे। जिस कब्र में मैं था, कोपान में, वहां तो ऐसे सबूत थे कि वो 4 बार अंदर गए थे अलग अलग समय पर। और आखिरी 2 बार तो उन्होंने सिर्फ खोपड़ी को ही निकाला था, उसे फिर से रंगा था और फिर वापस स्केलेटन पर लगा दिया था। लेकिन वो ममीफाई नहीं करते थे। वो जानबूझकर शरीरों को सड़ाते थे ताकि त्वचा जल्दी निकल जाए और हड्डियां मिल जाएं। लेकिन क्या वो हड्डियां रखते थे? हाँ, और फिर वो वो हड्डियां रखते थे और कभी कभी उन्हें बाहर निकालकर रिचुअल्स करते थे और फिर वापस रख देते थे। तो एंसेस्टर्स से डीप कनेक्शन तो अभी भी है, चाहे वो मम्मी के रूप में हो या फिर हड्डियों के। और आज भी अगर तुम अमेरिका में कोई एक्सकवेशन करते हो तो नेटिव अमेरिकन लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपनी कब्रों को खोदना पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद होगा अगर कोई मेरी दादी की कब्र खोदे। लेकिन मायंस को तो ये बहुत पसंद है। हर माया इंसान, अगर हमें कोई कब्र मिलती है तो वो कहते हैं, वाह देखो हड्डियां, क्या मैं इन्हें छू सकता हूं? हाँ, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उन्हें तो ये एक्साइटिंग लगता है। एक बार मैं कोपन में एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद कर रहा था, जो अलग अलग जानवरों का ऑस्टियोलॉजी कलेक्शन बना रहे थे। तो अगर हमें एक्सकेवेशन में कुछ हड्डियां मिलती थीं तो हम देख सकते थे कि वो किस जानवर की है। और एक परिवार ने कहा कि हमारा कुत्ता पिछले साल मर गया था और हमने उसे अपने बैकयार्ड में दबा दिया था, आप उसे खोद सकते हैं? तो हमने कहा, ठीक है, हमें वैसे भी एक कुत्ते की जरूरत है, हम तुम्हारे कुत्ते को खोद लेंगे। और उन्होंने कहा, लेकिन बच्चे भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उनके बच्चे भी आ गए और वो उनका पपी था, जिसको मरे हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो उनमें से एक ने एक हड्डी उठा ली और कहा, ये रही छोटी सी हड्डी। ये क्या अजीब बात है, ये तो तुम्हारा मरा हुआ कुत्ता है। लेकिन मरे हुए जीवों से उनका रिश्ता ही अलग है। एक तरह से ये एक अच्छा नजरिया है ना? हाँ, ये दिखावा क्यों करना कि हम अमर हैं, क्योंकि आखिर ये तो एक प्रोसेस है
और जैसा आप अभी कह रहे हैं, ये काफी कूल है। डे ऑफ द डेड इसी बारे में है और मुझे डे ऑफ द डेड बहुत पसंद है। हैलोवीन तो एक क्रीपी चीज है जहां सब मॉन्स्टर्स बनते हैं, लेकिन डे ऑफ द डेड तो बहुत ही खूबसूरत है जहां हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। मैंने अपने बच्चों को कोको फिल्म के बाद कन्विंस कर लिया। अब हमारे पास एक ऑल्टर है जिस पर हमारे सारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे थे और उनकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट था, और हम उस दिन उन्हें याद करते हैं। इससे वो वियर्ड कैंडी और मॉन्स्टर मास्क वाली चीज एक खूबसूरत चीज में बदल गई, जहां हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम कहां से आए हैं। मुझे आपसे उन बड़े बड़े पत्थरों के बारे में पूछना होगा जिन्हें इंकास ने किसी तरह से हिलाया और परफेक्ट तरीके से जोड़ा है। क्या आप समझते हैं? क्या आपको पता है कि उन्होंने वो इतने अच्छी तरह से कैसे किया? नहीं। अम, उन्हें हिलाने के बारे में तो हमें पता है। मुझे लगता है कि उसको लेकर कई थ्योरी हैं। बड़े वजन को पिवट करने के तरीके हैं। वॉली वॉलिंगटन नाम का एक रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ यूएस में, जिसने अकेले ही अपने बैकयार्ड में स्टोनहेंज बना दिया, ये दिखाते हुए कि बड़े पत्थरों को कैसे हिलाया जा सकता है। इसलिए ये साफ है कि वॉली ने तो पता लगा लिया कि उन्हें कैसे हिलाया जा सकता है, लेकिन वो इतनी सफाई से जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में एक सिक्का भी नहीं घुस सकता। ये तो मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के लिए रहस्य है। आमतौर पर आर्कियोलॉजिकल विजडम यही कहती है, जैसा कि टेक्स्ट बुक में मिलता है, कि उन्होंने बस हैमर स्टोन्स से लगातार तराशा, सेट किया, रीसेट किया, जब तक वो पूरी तरह परफेक्ट ना हो गए। ये तो साफ बकवास लगती है। कोई तरीका नहीं कि उन्होंने बस इतनी बारीकी से तराशा हो। मतलब हर किसी के पास एक हैमर स्टोन होता है। मेरी निजी राय में ये एसिड से किया गया होगा। मुझे लगता है उन्होंने इन्हें पिघलाया होगा। और जब आप इन पत्थरों को करीब से देखते हैं, जैसा कि मैंने कई बार किया है, और मैं अगले महीने वापस माचू पिचू और खासकर कुस्को जा रहा हूं, मैं उन गलियों में घूमता हूं जहां ये 500 से 1000 साल पुरानी दीवारें अब भी खड़ी हैं। और मैं ऐसी चीजें देखता हूं, अ, जैसे कि एंडेसाइट में मौजूद क्रिस्टल्स मानो सीएम के साथ सिले हुए हैं, जैसे आसपास का एंडेसाइट पिघल गया हो, लेकिन क्रिस्टल्स वैसे के वैसे बने हुए हैं। और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें पोंछा है, मानो कि जैसे जब वो पिघला था और नर्म था, तब किसी ने उसे कपड़े से पोंछा हो। और नर्म पत्थरों के हार्ड होने को लेकर भी काफी बातें होती हैं। मैं इसे साबित नहीं कर पाया हूं। ये मेरे आर्कियोलॉजिकल करियर के आखिरी चैप्टर्स में से एक है। या तो मैं खुद को गलत साबित करूंगा या फिर इसे सच साबित करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एसिड्स का इस्तेमाल किया था। मेरे पिता एक केमिस्ट हैं और उन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था कि नेचुरली बनने वाले एसिड से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी अभी की थ्योरी है, और ये आइडिया मुझे ब्रेकिंग बैड शो से आया था। पता नहीं तुमने वो शो देखा है या नहीं, लेकिन उसमें एक सीन है जिसमें वो किसी शरीर को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं और एसिड सीलिंग के ही आर पार हो जाता है। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ही दिलचस्प है। ये प्लास्टिक से नहीं आर पार होता और आप इसे इनर्ट पार्ट्स में ला सकते हैं और फिर कंबाइन कर सकते हैं। इनकस ने फ्लोराइड से बहुत सारे गहने बनाए थे। फ्लोराइड एंडीज में बहुत मिलता है और वो सोना और चांदी भी निकालते थे, और उस माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड और फ्लोराइड को मिलाएं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, और यह एंडेसाइट या किसी भी चीज को जला सकता है। और अगर आप इसे सही से करना सीख जाएं और आपको नौकरों का एक आध हाथ कट जाने पर फर्क न पड़ता हो, तो आप इससे पत्थरों को पिघला कर जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें पिघला कर जोड़ा गया है। मैंने कुस्को शहर में लोगों से पूछा था कि क्या मैं कुछ कोर सैंपल्स ले सकता हूं, और उन्होंने कहा, दूर हो जाओ बाहरी आदमी, हमारी दीवारों को मत छुओ। तो इस बार मैं ओल्लांटाई तांबो में केचुआ अधिकारियों से बात करने की कोशिश करूंगा। शायद इस बार वो मान जाएं। अभी तो उन्हें लगता है कि मैं कोई पागल बाहरी आदमी हूं जो उनकी दीवारों में छेद करना चाहता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है।
तो आप इसे कैसे साबित करोगे? कोर सैंपल्स लेकर ये देखने के लिए कि कोई ट्रेस है या नहीं। जिन केमिस्ट्स के साथ मैं काम कर रहा हूं वो कहते हैं कि अगर इनके बीच में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था तो सीएम के पास से कोर सैंपल लेकर वो बाकी एलिमेंट्स को अलग करके पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था या नहीं। मैं तो सीधा पत्थरों को जलाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें पता है। हाँ, हम पत्थरों को जला सकते हैं, लेकिन फिर तो ऐसा होगा ही। ये तो केमिस्ट्री है। हमें ये साबित करना है कि ये दीवारों में हो सकता है, तो हमें सैंपल ला कर दो। और ये कोविड से पहले की बात है। आपको पता है कि ये सब कैसे होता है। आपके पास भी तो शायद हजारों आइडियाज होंगे और जो फ्रूटफुल होते हैं उन पर आप काम करते हैं और बाकी को बाद के लिए छोड़ देते हैं। अगर ये सच हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप साबित कर पाएंगे कि ये सच है या झूठ। गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। गलत साबित करने की, अच्छा। और मैं सोचता हूँ कि क्या हम ये भूलने की गलती करते हैं कि इंसान आपस में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करें लेकिन करते रहें तो वो चमत्कार कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब हम स्टोनहेंज के बारे में सोचते हैं, अ, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे लोगों ने मिलकर उस पर काम किया होगा। वो जो इतने सारे लोग हैं उन्हें काम करने के लिए कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रेरित किया होगा, जो कि बहुत ही डायनामिक और कन्विंसिंग थे। अच्छा। मेरे पसंदीदा कोट्स में से एक है। शायद मैं उसे सही से कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्गरेट मीड ने कहा था, छोटे ग्रुप्स की ताकत को कभी कम मत समझना। और सच तो यह है कि इन्हीं लोगों ने दुनिया को बदला है। छोटे डेडिकेटेड ग्रुप्स ही दुनिया बदलते हैं हाँ। और वो बड़े ग्रुप्स को अपने विजन को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ। हाँ। शायद हम भूल जाते हैं कि इंसान समय और स्केल के साथ क्या कर सकता और हम पहले से कहीं ज्यादा लेस केपेबल हो गए हैं। मतलब पहले के इंसानों के पास कई तरह के स्किल्स थे जो कि मेरे पास नहीं हैं। मैंने शर्ट पहनी है, लेकिन मैं शर्ट नहीं बना सकता। यह तो किसी और का काम है।